जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं, जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैंने एक सवाल पूछा है, अगर आपको उसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? दोस्तों, सवाल है किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ऑप्शन है नवपाषाण, पुरापाषाण, लघु पाषाण या मध्य पाषाण। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुरापाषाण। पुरापाषाण युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? दोस्तों, सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? ऑप्शन है चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी। याद रखिएगा दोस्तों, कई बार पूछा गया है यह सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहरों की जो गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी। अगला सवाल है, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? ऑप्शन है बौद्ध स्थल, बुद्ध का एक नाम, कला का बौद्ध मठ या बौद्ध पाठ। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, बौद्ध पाठ। मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो है बौद्ध पाठ। दोस्तों, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? दोस्तों, सवाल है राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है सोपारा, एलोरा, वातापी या अजंता। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, एलोरा। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी थी एलोरा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? दोस्तों, सवाल है निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह या राणा हमीर। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, राणा कुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन है 1526 ईस्वी, 1537 ईस्वी, 1544 ईस्वी या 1549 ईस्वी। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर 1526 ईस्वी में आक्रमण किया था। दोस्तों, अगला सवाल है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला कौन सा राजपूत था? सवाल है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला कौन सा राजपूत राजा था? ऑप्शन है राणा सांगा, रुद्रदेव, उदय सिंह या राणा प्रताप सिंह। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, राणा सांगा। खानवा के युद्ध में बाबर के द्वारा राणा सांगा को पराजित किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई थी या सजा दी थी? दोस्तों, सवाल है किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी? ऑप्शंस हैं जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु या कल्पना दत्त। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजगुरु। अंग्रेजों के द्वारा राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना था? दोस्तों, सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? ऑप्शन है परीक्षा गुरु, आनंद मठ, रंगभूमि या पद्मराग। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास जो था वो स्वतंत्रता सेनाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? दोस्तों, सवाल है अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विनय दामोदर सावरकर या विपिन चंद्र पाल। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना विनय दामोदर वीडी सावरकर ने की थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दोस्तों, सवाल है निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, विपिन चंद्र पाल या विष्णु गणेश पिंगले। सही जवाब है ऑप्शन बी, लाला हरदयाल।
गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे किसने? लाला हरदयाल ने। अगला सवाल है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों सवाल है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ऑप्शन है राजकोट, चंपारण, बरेली या मेरठ। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, मेरठ। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी मेरठ से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉप या लॉर्ड कैनिंग। सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, हड़प नीति किसने लागू की थी? सवाल है, हड़प नीति किसने लागू की थी? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वेलोजली। सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों हड़प नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी हड़प नीति। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तायब, सर सैयद अहमद खान या अब्दुल कलाम आजाद। सही जवाब है ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तायब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तायब। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों सवाल है, महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1921, 1919, 1929 या 1930। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, 1919। महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है, गांधी जी ने किस वर्ष गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? दोस्तों सवाल है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1921 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में या 1927 ईस्वी में। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1917 ईस्वी में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में 1917 ईस्वी में की थी। अगला सवाल है, सत्याग्रह आंदोलन कहां पर समाप्त हुआ था? दोस्तों सवाल है, सत्याग्रह आंदोलन कहां पर समाप्त हुआ था? ऑप्शन है दांडी, सूरत, अहमदाबाद या साबरमती। सही जवाब है ऑप्शन ए, दांडी। दोस्तों सत्याग्रह आंदोलन कहां समाप्त हुआ था? दांडी में समाप्त हुआ था। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहां किया गया था? दोस्तों सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहां किया गया था? ऑप्शन है वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ या बलिया। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, बलिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन बलिया में किया गया था। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? दोस्तों सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? ऑप्शन है 1944, 1947, 1948 या 1950। सही जवाब है ऑप्शन ए, 1944। अगला सवाल है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? दोस्तों सवाल है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? ऑप्शन है प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4 या भाग 1। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रस्तावना। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? दोस्तों सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? ऑप्शन है लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं कही गई है। अगला सवाल है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। दोस्तों सवाल है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। ऑप्शन है न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का या वयस्क मताधिकार का। सही जवाब है ऑप्शन डी, वयस्क मताधिकार का। हमारे संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। दोस्तों अगला सवाल है,
संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? दोस्तों सवाल है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1948 या 26 नवंबर 1949। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी में अंगीकृत किया था। दोस्तों अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जननीतिक अधिकार नहीं है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवन का अधिकार। दोस्तों अगला सवाल है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? 2, 3, 4 या 5? सही जवाब है ऑप्शन ए, संविधान का भाग 2 जो है वो नागरिकता प्रावधानों से संबंधित है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? सवाल है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड या आयरलैंड। सही जवाब है ऑप्शन बी, कनाडा। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना कनाडा के संविधान से ली थी। दोस्तों अगला सवाल है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई? दोस्तों सवाल है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? दोस्तों सवाल है, दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता? ऑप्शन है एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार या राष्ट्रपति शासित सरकार। सही जवाब है ऑप्शन बी, संघीय सरकार। भारत में दोहरी नागरिकता की विशेषता है संघीय सरकार। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? दोस्तों सवाल है, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? ऑप्शन है 3 बार, 2 बार, 1 बार या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 बार। दोस्तों सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 बार। संविधान की प्रस्तावना का संशोधन 1 बार किया गया था। अगला सवाल है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, उद्देशिका में। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं उद्देशिका में। अगला सवाल है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? दोस्तों सवाल है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन है 6, 7, 4 या 5। सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं? दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन है भाग 2, भाग 1, भाग 4 या भाग 3। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, भाग 3। जनता को मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? दोस्तों सवाल है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 28 या अनुच्छेद 29 से 50। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 से
22। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? दोस्तों सवाल है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? ऑप्शन है 5, 4, 3 या 2। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 5। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के न्यायिक आदेश है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? सवाल है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? ऑप्शन है 1, 5, 7 या 11। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 5। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? ऑप्शन है संघ, राज्य, मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगला सवाल है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? सवाल है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? ऑप्शन है मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी राजनीतिक अधिकार। मत देने का अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? दोस्तों सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? ऑप्शन है 14, 15, 16 या 17। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है समता का अधिकार, शोषण का अधिकार, हड़ताल का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। सही जवाब है ऑप्शन सी हड़ताल का अधिकार। निम्नलिखित में से हड़ताल का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। इसके अलावा जो है समता का अधिकार, शोषण का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों जो है मौलिक अधिकार है। हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? सवाल है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, खनिज या विटामिन। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी वसा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वसा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है लैक्टोज, डायस्ट्रेस, सुक्रोज या टाइलिन। सही जवाब है ऑप्शन डी टाइलिन। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला सवाल है, लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? ऑप्शन है वसा, स्टार्च, प्रोटीन या विटामिन। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी स्टार्च। लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। दोस्तों अगला सवाल है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन है रेनिन, पेप्सिन, रेजिन या सिट्रेट। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए रेनिन। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन है यकृत, प्लीहा, मस्तिष्क या हृदय। सही जवाब है ऑप्शन बी प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान यानी कि रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है दोस्तों? तो प्लीहा को कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? सवाल है, रेशेदार प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, एंजाइम या क्यूरेटिन। सही जवाब है ऑप्शन डी क्यूरेटिन। निम्नलिखित में से रेशेदार प्रोटीन है क्यूरेटिन।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? ऑप्शंस हैं कॉपर, लेड, मरकरी या जिंक। सही जवाब है ऑप्शन ए कॉपर। अगला सवाल है, मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? सवाल है, मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? ऑप्शन है प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट्स। मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त करता है। अगला सवाल है, वह कौन सी धातु है जो विटामिन B12 की एक घटक है? दोस्तों सवाल है, वह कौन सी धातु है जो विटामिन B12 की एक घटक है? ऑप्शन है आयरन, मैग्नीशियम, जिंक या कोबाल्ट। सही जवाब है ऑप्शन डी कोबाल्ट। कोबाल्ट धातु जो है वो विटामिन B12 की एक घटक है। अगला सवाल है, दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए शिमला मिर्च, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी अंगूर, ऑप्शन डी नींबू। दोस्तों इस सवाल का जवाब कमेंट में बताइए। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।